हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर चल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसमें हमने तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अब जो फोर्थ पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तीन में कौन कौन से किए थे हमने? सबसे पहले तो वो किया था कि किसी भी चार्ज के अंदर किसी चार्ज कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। ठीक है ना, एक तो ये बात करी थी। और भी एक तो पॉइंट डिस्कस किए थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी उसकी सरफेस पे, है ना। ठीक है, इस तरीके से किया था हमने। और अब हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर ही चल रहा है हमारा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके, अब जो बात है वो ये है कि हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि मान लो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है। वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर पर, यानी अंदर किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर पर जो एक्सिस चार्ज होगा ना, क्या जो एक्सिस चार्ज होगा वो हमेशा किधर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरफेस पे। मान लीजिए, सुनिए, जनरली ऐसा होता है, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लिए अपन। तो यहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये प्रोटॉन है, प्लस 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 प्लस, 4 4 8 हो गए। ठीक है, 1 2 3। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है, क्या है? इस पे नेट चार्ज है वो क्या है? जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट चार्ज ऑन दिस कंडीशन वो क्या है? जीरो है। और ये स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन भी स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, ज़्यादातर प्रोटॉन्स भी स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये नेट चार्ज यहाँ पे इंटीरियर पे रहेगा। अब मान लो किसी ने इसको ज़बरदस्ती चार्ज कर दिया या फिर किसी ने बाहर से इसको चार्ज दे दिया। तो चार्ज करने का मतलब यही है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसको दे दिया। मान लो ये एक्स्ट्रा चार्ज इसके ऊपर इस तरीके से आ गया। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आया है कहीं से, तो वो इसके अंदर रहेगा नहीं, वो कहाँ चल जाएगा? बाहर। जैसे तो ये चार्ज है ना, इधर बाहर आ जाएगा कूद के। ठीक है, तो ये चार्ज किधर आ जाएगा? बाहर। तो एक्सेस चार्ज जो भी रहेगा, एक्सेस चार्ज जो भी रहेगा वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम। क्या बात है? द नेट चार्ज at the interior of a conductor, at the interior of a conductor is zero। जो नेट चार्ज रहेगा इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर पे, बट इफ it has excess charge at interior, then it will move to the surface of the conductor। ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि जो भी एक्सेस चार्ज रहेगा वो किस पे आ जाएगा? सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आ जाएगा, कोई भी अगर एक्सेस चार्ज रहता है तो। ठीक है, तो देखिए, द नेट चार्ज एट द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, इसके अंदर, ठीक है, इज जीरो, बट इफ इट हैज एक्सेस, मान लो इसके पास एक्सेस चार्ज आता भी है, देन इट विल मूव टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जो एक्सेस चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आता है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। क्या समझेंगे?
मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, देखिए मैथमेटिकली क्या बात कर सकते हैं बताओ। देखो मान लो अभी ये चार्ज नहीं है, अभी ये चार्ज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर अभी कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर मान लो ये चार्ज हो तब भी और नहीं हो तब भी, हम लोग एक बात तो जानते हैं कि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड, जो इनसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। कल पढ़ा था हमने, किसी भी चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये बात हमने देखी थी हमने, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर निकालूं मैं, क्या निकालूं, इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालूं इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर मैं इससे होने वाला पास होने वाला फ्लक्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे तो निकालते थे पर, है ना। इसका कोई भी एरिया मान लेते हैं पर छोटा सा, उसमें से पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहा हूँ। अब ये तो छोटे से एरिया का हो गया और मुझे टोटल चाहिए, इस वजह से मैं क्या कर लेता हूँ इसका पूरा। तो इस पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें जीरो है तो जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू दिस जीरो। तो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है इसमें से, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए इधर, अगर गाउस लॉ के हिसाब से देखूँ तो गाउस लॉ लगा सकता हूँ क्योंकि क्लोज सरफेस है ना। तो फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या बोलता है कि इसके अंदर से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स है वो रेशियो होगा किसका, इसके अंदर जो चार्ज है, मान लिया इसके अंदर क्यू चार्ज है, कितना है, क्यू चार्ज है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा ना। तो इस हिसाब से ये जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो और ये जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो बराबर होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो और यहाँ फ्लक्स की वैल्यू ये, ठीक है, गॉस लॉ के हिसाब से। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसका भी राइट पार्ट ये है, इसका भी राइट पार्ट ये है। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, जीरो। और यही तो प्रूफ करना है कि जो नेट चार्ज होगा अंदर, जो नेट चार्ज होगा अंदर वो कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। तो द नेट चार्ज एट द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर जीरो, बट इफ इट हैज एक्सेस चार्ज, इफ, ठीक है, बट इफ इट हैज एक्सेस चार्ज देन इंटीरियर, देन ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो नेट चार्ज जो भी अंदर आएगा ना वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है जो हमने देखा, ये गॉस लॉ है, इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों के रिजल्ट को, तो क्यों इन दोनों से निकलने वाले फ्लक्स को इक्वेट किया है, तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इसके अंदर क्या आ जाता है, जीरो, जो कि हमारे स्टेटमेंट भी है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए पॉइंट नंबर 2, क्या चीज, पॉइंट नंबर 2, ये क्या बोलता है, ये ऐसे बोल रहा है कि 3 हो गए, 4 हो गए, 5, हाँ ठीक है। ये ऐसे बोलता है कि कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, क्या है, कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, जो भी है ये ऐसा मान लेते हैं, कोई भी, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, इसमें मान लो अंदर तो नेट चार्ज क्या है, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अब समझ में आ जाना चाहिए आपके। तो मान लो इसके ऊपर जो एक्सेस चार्ज है ऐसे समझ लेते हैं कि ये कुछ होगा, मान लेते हैं, है ना, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई कंडक्टर है ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम लोगों को ये बोला गया है कि इसकी जो सरफेस पे जो चार्ज है, इसकी जो सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, सरफेस पे कोई चार्ज है, मान लो कुछ हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से या इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल रहेगा वो, और इसके इंटीरियर पे जो पोटेंशियल रहेगा ना वो, दोनों सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अंदर है,
तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट बोलता है। अब इसको प्रूफ करेंगे हम। क्या बोलता है, फॉर ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at interior of conductor है ना, एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर must be equal to potential at any point, on its surface, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, फॉर ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, कि इंटीरियर के किसी भी पॉइंट को समझ लो, उस पे जो पोटेंशियल रहेगा वो मस्ट बी इक्वल रहेगा किसके, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, मतलब इसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, उस पे जितना पोटेंशियल रहेगा इसके अंदर भी जितने कोई सा भी पॉइंट ले ले, उस पॉइंट पे भी उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि VA और VB दोनों का पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट बोल तो दिया है ना, क्या बोल दिया, ये स्टेटमेंट बोल तो दिया। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि मान लो कि एक चार्ज है Q, क्या है, एक चार्ज है Q जिसको मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा क्या होगा, VAB, ऐसे समझ लेते। ये तो बात है, अभी तक लाए सेकंड चैप्टर में, सेकंड ही तो पढ़ रहे, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा मेरे को, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग a charge Q from B to A, क्या B to नहीं, हाँ A to B, तो उसको कैसे दिखाते हैं, सिंपल सी बात है, VB माइनस VA, ऐसे कि जहाँ पे ला रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से ला रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल। ये पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था। और ये वर्क डन WAB डिवाइड बाई Q, जिसको ला रहे हैं, यही तो बात है। इसका अगर वर्क डन दिखाना है तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे अभी क्या करना है कि इन दोनों का पोटेंशियल को इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस WAB को देखना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे ये बताओ, ये जो फोर्स, ये जो चार्ज आएगा किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो आएगा, जिसको मैंने F बोल दिया, ठीक है ना। तो WAB निकालने के लिए देखिए मैं इस DW निकाल रहा हूँ, समझ लो। इसको DW निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं, FDR, यही तो निकालते हैं ना, F.DR, ऐसे तो निकालते हैं। अच्छा अब देखो ये छोटा सा वर्क है, क्या है, छोटा सा वर्क है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए है ये। तो W जो अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, वो W हो जाएगा ये FDR, ऐसे तो होता है ना, FDR, नहीं यार, यहां से यहां तक FDR और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो W कितना हो जाएगा, FDR, मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इस वजह से दोनों मल्टीप्लाई है। यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब मुझे बताइए मेरे ख्याल से F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, QE, यही तो होता है। इसको ऐसे लिखते हैं QE, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले पॉइंट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, इसके अंदर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, दोनों चीजें 0 हैं।
तो इसके चलो चार्ज तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले पॉइंट में प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग ये चार्ज को तो कुछ मान के चले, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान रहे हैं अपन यहाँ, 0 है ना। तो यहाँ लिखेंगे इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहला पॉइंट ये लिखवाया था। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर इस हिसाब से, ठीक है ना। तो F की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, जो कि क्या है, नथिंग बट WAB तो है भैया, AB तो है, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। अब उसको पुट इन 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट इन 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस वाले को तो VB माइनस VA और WAB कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई Q, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो VB माइनस VA मस्ट बी इक्वल्स टू A, तो VB इक्वल्स टू VA हुआ कि नहीं हुआ, जो कि क्या है, VA है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस एंड ये इंटीरियर पे, दोनों को प्रूफ किया कि नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद में ये W निकालते हैं, पहले करवा चुका हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया अपन ने, ठीक है। तो DW निकालने, DW एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DR करने के लिए होता है ये, ठीक है। अब जैसे बड़ा पूरा का निकालेंगे ना अपन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे और WA भी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू QE है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होता है, ये फोर्स हो जाएगा 0, इसको इसमें पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा 0, वर्क डन 0 आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब VB माइनस। अच्छा एक बात और है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी ना हमने, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी, तो ये इसके ये वाली और ये वाली इसके अंदर जितना भी है वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि सबके सेम, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम आ रहा है किन्हीं भी 2 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, लास्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए ये ऐसे कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कोई भी एक कैविटी है, क्या है, कोई भी एक कैविटी है, ये मतलब कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, तो इसके भले कितना भी चार्ज हो, मान लो इसमें बहुत सारा चार्ज है, ऐसे प्लस प्लस कुछ ही समझ लो, ये माइनस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है, ये प्लस माइनस 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 ऐसा प्लस प्लस कुछ ही चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर कैविटी है, क्या है ये कैविटी, इसका मतलब इसके अंदर देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। इसके अंदर सरफेस चार्ज भी नहीं रहेगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नहीं रहेगी, जब सरफेस ही नहीं है इसके अंदर चार्ज भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0, चार्ज भी एक तरीके से 0 ही है इसमें, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर है। एक बात और है, जैसे यहाँ का पोटेंशियल है वो V है, V0 है, तो यहाँ भी पोटेंशियल तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। अब मेन बात ये है कि इसकी सरफेस पे चार्ज इतना है, इधर इतना है, मान लो तो यहाँ भी प्लस 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 ऐसा ही कुछ है ना, माइनस माइनस ऐसा, तो इसकी सरफेस पे बाहर है ये, और ये कुछ मटेरियल है इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी सरफेस है और ये वाली जो अंदर वाली है उसको मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसके बाहर कितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, अंदर की चीज़ों पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, कोई करंट नहीं आएगा, बस ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है, any conductor which have cavity which have cavity contains does not, ऐसे लिखो, does not contain any charge in it, contain any
charge in at interior field, at interior, ठीक है. Also electric field equals to 0, surface charge density equals to 0. So external electric field, so there is no possibility to affect these values can affect this region by any external effect, external इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. किसी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये क्या रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे. क्या बोल रहा हूँ, एनी कंडक्टर विच हैव कैविटी डज नॉट कंटेन एनी चार्ज. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. ठीक है. नेट चार्ज नहीं होगा इसके अंदर, तो चार्ज ही नहीं होगा. नेट चार्ज तो क्या है, क्योंकि कुछ है नहीं है. तो ठीक है ना, कैविटी है. तो also electric field 0, surface charge density 0, so there is no possibility to affect this region. ये रीजन किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इसके बाहर मान लो कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे कोई, ऐसे कोई कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, तो उससे क्या नहीं होगा, ये अफेक्ट नहीं होगा. क्या नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा. मान लो कितने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, तो उससे ये इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. ठीक है. एक पॉइंट और है कि फैराडे ऐसे लिख लो, दिस इज यूज्ड as safeguard of many sensitive इंस्ट्रूमेंट्स कि बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके से सेव करके रखा जाता है. मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो ख़राब हो जाते हैं उसमें. तो अपन क्या रखते हैं, ऐसे में रखते हैं. इस वजह से कई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें रखा जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड फैराडे केज. सो इट इज़ कॉल्ड फैराडे केज. और फैराडे केज क्यों, फैराडे केज क्या नाम है इसका, क्योंकि फैराडे ने खोजा था इसको. इस बात का एक्सपीरियंस उसने किया था. यहाँ बैठ गया था, बाहर करंट लगवाया था उसने. ठीक है ना. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड दिया गया था, अंदर फैराडे था. तो उतना तगड़ा वो किया था, फिर वो जिंदा बच गया था. उसके बाद उसने कहा कि कुछ नहीं होता अंदर. ठीक है. तो इसी वजह से उसका नाम रखा गया है यहाँ से. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है. एक चीज़ ये है कि जैसे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा है अपन ने ना, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक बात और है. जैसे थंडर स्टॉर्म होता है ना. क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है. इसको मिटा देगा. देखो, इसका एप्लीकेशन एक तरीके से क्या बनता है. देखो, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो हम लोग किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं या फिर बाहर होते हैं. ठीक है. तो एक केस है कि मान लो कोई भी थंडर स्टॉर्म हो रहा है, हम गाड़ी में जा रहे हैं. ठीक है. ऐसे ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी में बैठे हैं, तो अगर मान लो थंडर स्टॉर्म आता है तो करंट बिजली पड़ती है तब. ठीक है. तो उस केस में हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो हमको कहीं इधर बैठा रहना चाहिए, इधर. क्योंकि ये जो मेटेलिक बॉडी है क्या बनाती है, ये इसके अंदर एक कैविटी बनाती है. क्या बनाती है, जैसे उसके अंदर कैविटी वैसे थी, उसके अंदर हम बैठे रहते हैं. क्या बैठे रहते हैं, उसके अंदर हम
बैठे रहते हैं। तो अगर इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भी तो एक तरीके से फैराडे केज की तरह काम आता है ये, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। जबकि अगर बाहर जाते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए, ठीक है ना। तो लिख लो ये बात भी। फैराडे केज के कॉन्सेप्ट के कारण हम क्या करें, हमको क्या रहना चाहिए, गाड़ी में बैठा रहना चाहिए, ठीक है। लिखो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म it is safer to sit in car as compared to sit under a tree or in an open area because cavity inside car make Faraday केज बनाती है, उसके अंदर होती है ना, जो फैराडे केज बनाती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कार के अंदर ही बैठा रहना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स था, ठीक है। इसमें हमने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर चार्ज जीरो होता है, पोटेंशियल सरफेस पे वहाँ वो होता है, मतलब एक जैसा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कैविटी हो तो वहाँ चार्ज ही नहीं होता है, ये बातें थी, है ना। चलिए, तो ये जो आज की क्लास थी वो यहीं तक है, और कल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कल से, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा। तो तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।